नमस्कार प्यारे कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 3 रहने वाली है आज की। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बेस्ट सीरीज लेने वाली है। आज की वीडियो थोड़ी लंबे होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सभी टॉपिक को आपको क्लियर करते हुए, सभी डाउट को क्लियर करते हुए चलूँगा। ठीक है। कल एक कमेंट आया था नीचे कि कोई बात नहीं, पता नहीं कोई भाई था, तो उसने बोला था कि कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो अपनी जितनी वीडियो लंबी हो सके, सबके डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। डाउट को क्लियर करते हुए मैं वीडियो को शुरू करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा प्रवर्धक है जिसमें प्रचालन बिंदु आउटपुट अभिलक्षणों के सक्रिय क्षेत्र से अलग लिया जाता है। अब देखो दोस्तों, मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो यहाँ पे नाम दे रखा है प्रवर्धक, ठीक है, इसको बोलते हैं अपनी साधारण भाषा में एम्पलीफायर। ठीक है। प्रचालन बिंदु साधारण भाषा में इसको बोलते हैं अपने क्यू बिंदु, क्यू पॉइंट। ठीक है। पॉइंट बोल दो या बिंदु बोल दो, एक ही बात बोल लो। अब बोल रहा है सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव एरिया, मतलब कि ये बात कर रहे हैं मध्य क्षेत्र। ठीक है, मध्य भाग। अब देखो सिंपल सी लैंग्वेज बन गई। अब देखो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें क्यू पॉइंट जो आउटपुट विलक्षण के मध्य भाग से लिया जाता है। ठीक है। ये दोस्तों यूपीआरवीएनएल के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, यूपीआरवीएनएल के जितने भी एग्ज़ाम हैं आप उनको एक बार पढ़ के जरूर जाएँ। ठीक है। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन इज का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। कि इस वर्ग ए एम्पलीफायर होता है, उसका जो क्यू पॉइंट होता है वो सक्रिय मध्य भाग से लिया जाता है। ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी, दक्षता की बात कर लेते हैं। चारों के डाउट क्लियर करता हुआ चलाऊंगा ना। तो देखो, आपसे वादा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के इस वीडियो का अगर आप पूरा देखते हो तो कुछ ना कुछ नया सीख कर जरूर जाओगे। ठीक है। देखो, इसमें दक्षताएं दो होती है, एक तो होती है प्रतिरोध लोड के लिए और दूसरी होती है ट्रांसफार्मर लोड के लिए। ठीक है। इसमें दक्षताएं दो पूछी जाती है एग्जाम के अंदर दरअसल। तो देखो, प्रतिरोध लोड के लिए पूछे तो इसकी दक्षता 25% कर दीजिएगा दोस्तों। अगर ट्रांसफार्मर के लिए इसकी दक्षता पूछे तो 50% दक्षता। ठीक है। ट्रांसफार्मर के लिए वर्ग ए एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है? ट्रांसफार्मर लोड के लिए कितनी होती है? 50%। और प्रतिरोध के लिए कितनी होती है? 25% होती है। ठीक है। ए नंबर ऑप्शन अपना क्लियर हो गया। दक्षता से यही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और देखो, बी नंबर जो होता है इसका जो अपने जो प्रचालन बिंदु है, जो क्यू बिंदु है, वो कहाँ लिया जाता है? हमेशा कट ऑफ से लिया जाता है। ठीक है। कट ऑफ से लिया जाता है, कट ऑफ से लिया जाता है। और ज़्यादातर एफिशिएंसी पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो दक्षता दोस्तों इसकी वर्ग बी एम्पलीफायर की दक्षता होती है, आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, 78.5%। वर्ग बी एम्पलीफायर की दक्षता कितनी होती है? 78.5%। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं लिखने जा रहा हूँ इसकी वर्ग बी एम्पलीफायर की। अब मेरे को याद आ गई कि एक ये वर्ग बी एम्पलीफायर होता है, वो क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। कौन? वर्ग बी एम्पलीफायर। देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह निम्न में से कौन सा एम्पलीफायर काम करता है? तो वर्ग बी आंसर कर देना। ठीक है। और दक्षता बतासी 78 से 5% तक इसकी दक्षता होती है। और जो प्रचालन बिंदु कट ऑफ से क्या लिया जाता है? कट ऑफ से ही लिया जाता है, ना कट ऑफ से ऊपर ना कट ऑफ से नीचे। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ए व बी, ठीक है, दोनों। तो इसमें देखो, जो क्यू पॉइंट होता है वो क्या है? कट ऑफ से क्या लिया जाता है? ऊपर लिया जाता है। ठीक है। कट ऑफ से ऊपर लेंगे किसमें? वर्ग ए और बी एम्पलीफायर के अंदर। ठीक है। ए और बी की एम्पलीफायर दक्षता पूछे तो इसकी कर देना दोस्तों 50% से 78%। 50% से 78%, ये मैंने बहुत बार बताई हुई है, 50% से 78% तक। ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सी नंबर ऑप्शन के बारे में कुछ बात बता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये जो एम्पलीफायर इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें जो विरूपण होता है, डिस्टोर्शन होता है, विकृति होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी अपने मानते हैं वो 90% तक होती है। ठीक है।
और आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, जिस एम्पलीफायर की सबसे ज़्यादा दक्षता होगी उसकी ज़्यादा विकृति विरूपण डायरेक्शन, ठीक है, ये कुछ होता है दोस्तों, ठीक है। और अब बात करें एक दूसरी पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जिस एम्पलीफायर की क्या होगी, जिस एम्पलीफायर की दक्षता सबसे कम होगी उस एम्पलीफायर की विकृति सबसे कम होती है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन की क्या है, सबसे कम फ्रिक्वेंसी है, इसलिए इसकी सबसे कम वो होता है, ठीक है। और उसके बाद अपने क्वेश्चन को ले लेते हैं दो को। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, रिसेंटली पता नहीं कौन सी शिफ्ट में पूछा था, UVRNL के अंदर, ठीक है। तो 100 साइन ओमेगा ये होता है W ओमेगा, ठीक है। दी गई समीकरण में RMS मान की ज्ञात करें। दोस्तों पता है RMS ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है, 0.707, ठीक है, इंटू के अंदर I मैक्सिमम या V मैक्सिमम लगा सकते हैं। देखो ये अब ये समीकरण दिया अपने को 100 क्या दिया है, 100 साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्या दिया अपने को, 100 साइन ओमेगा टी अपने को दिया है। देखो यहाँ पे दिया हुआ अपने को 100 साइन ओमेगा टी। अब देखो दोस्तों ये क्या हो रहा है, हाँ ये देखो मैं आपको बता दूं कि जो साइन होता है उसकी जो आगे वैल्यू होती है वो हमेशा मैक्सिमम मान की होती है। कैसे, ये 100 है जो मैक्सिमम है, ठीक है, और ये ओमेगा, और ये इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, 2-3 चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी जा चुकी है। आप इससे फ्रिक्वेंसी भी निकल सकती है दोस्तों, इसमें ओमेगा भी निकल सकता है, इसमें RMS मान भी निकल सकता है, औसत मान भी इसके जरिए निकाल सकते हैं, ठीक है। और RMS को मान को आपको पता है क्या बोलते हैं, RMS मान को प्रभावी मान क्या बोलते हैं, अन्य नाम प्रभावी मान भी आ सकता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो तो चलिए करते हैं इसको, क्या है ये मैक्सिमम वैल्यू अपने को मिल गई, ठीक है। किसकी मिल गई, I मैक्सिमम या V मैक्सिमम अपने को मिल गया, कितना मिल गया, 100 मिल गया। तो इससे इसके जरिए अपने निकाल सकते हैं किसका मान, RMS का मान। कैसे निकालेंगे, RMS बराबर 0.707 इंटू 100 कर देंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 70.7। RMS कितना आ जाएगा, 70.7 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। B नंबर ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ समझ में आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने के अंदर। देखो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से किस धातु में निम्न धातु दी हुई है, किस धातु में क्या है वो प्रकाश डाल रहा है, प्रकाश डालने पर क्या प्रतिरोध घटता है, क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटा रहा है। तो कौन सा पूछ रहा है वो अपने को, NTC पूछ रहा है दोस्तों। देखो NTC कौन सा है, अर्धचालक, सेंसीटर क्या है दोस्तों, PTC है, सेंसीटर PTC है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंस, और जो चालक है वो भी क्या है, PTC है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंस, ठीक है। धनात्मक ताप गुणांक मैग्नीन होता है दोस्तों, नया मिलेगा आपको, मैग्नीन ना तो NTC होता है ना PTC होता है। तो ये किसकी श्रेणी के अंदर आता है दोस्तों, ये होता है ZTC। इस पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस की अपनी तुलना करें तो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़े घटे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना है रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। ZTC होता है ये, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और NTC की अपने बात करें, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल अपने को मिल रहे हैं। ये ZTC हो गया, ये PTC, फिर बचा कौन सा अपने पास, अर्धचालक बच गया। ये क्या है दोस्तों, NTC का है, क्या जिसमें क्या है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर क्या बढ़ रहा है दोस्तों, टेम्परेचर तापमान बढ़ने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस घटने लगता है। वो कौन सा होता है, वो NTC पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि अर्धचालक इसमें दे रखा है। और भी एग्जांपल इसके अंदर लिखाना मैं चाहूँगा, NTC इसमें लिख लो। NTC दरअसल NTC के अंदर मुख्य एग्जांपल यही आते मिलते अपने को देखने को लिए, LDR लाइट डायरेक्टर ये कुछ होता है, ठीक है, VDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। और तेजाब मतलब इलेक्ट्रोलाइट, और उसके बाद और थर्मिस्टर भी इसके अंदर ही आता है दरअसल। उसके बाद कार्बन ब्रश दोस्तों, कार्बन ब्रश आर्मेचर के अंदर लगे होते हैं ना, वो भी NTC ही होते हैं। और अर्धचालक आ गया, इसके अंदर एक और आता है अचालक दोस्तों, अचालक। और देख लो कौन सा, पैरावैद्युतांक। इतने सारे एग्जाम्पल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, इकट्ठे बता रहा हूँ मैं। एक बार दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। देखो कौन सा,
LDR लाइट लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, अचालक, इलेक्ट्रोलाइट, थर्मिस्टर, पैरा विद्युतांक, कार्बन ब्रश, अर्धचालक, ये सभी किसकी श्रेणी के अंदर आते हैं? NTC। इसका क्या है, अगर इस पे अपने लाइट इसमें प्रकाश डालते हैं या तापमान इस पे डालते हैं तो इसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, डिक्रीज होने लग जाता है, घटने लग जाता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। बढ़ता किसका है? वो चालकों का बढ़ता है और सेंसिटर का बढ़ता है, ठीक है, जिसमें PTC का गुण होता है वो, और जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो दोस्तों क्या होता है? वो ZTC होता है। ये याद रख लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत बार क्लास में मैंने उनको बताया हुआ है। 3 क्वेश्चन हुए, अभी तक 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है। देखो सब कुछ समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। कह रहा है कि त्रिभुजाकार तरंग की आकृति घटक का मान क्या होता है? आपके रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, आकृति घटक क्या होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं अपनी आम भाषा के अंदर फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का अन्य नाम क्या होता है? आकृति घटक। इसके कई सारे नाम होते हैं, फॉर्म फैक्टर। दूसरा देखो आकृति घटक आ गया। उसके बाद देखो रूप गुणांक, क्या होता है? रूप गुणांक। उसके बाद आकृति गुणांक, क्या होता है? आकृति गुणांक। सभी लिख लेना, आकृति गुणांक भी इसी का नाम ही होता है दोस्तों। क्या होता है? देखो फॉर्म वेक्टर का रूप गुणांक, आकृति गुणांक और आकृति घटक। देखो ये क्या होता है? दरअसल इसको एफ के जरिए से सीधे भी दर्शाते हैं। तो क्या होता है, एक बार इरेज करूंगा। क्या होता है? एफ फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है? RMS मान बटे RS। किस चीज़ का अनुपात होता है? RMS बटे औसत मान का अनुपात होता है। अब RMS को ऐसे ना एग्जाम के अंदर ना देकर ऐसे भी दे सकता है। RMS मान को अपने क्या लिखते हैं? प्रभावी मान। प्रभावी मान लिखते हैं ना। औसत मान को मध्य मान, क्या लिखते हैं? मध्य मान। ये सब एग्जाम्पल के अंदर आ सकता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर तो क्या पूछा है? फॉर्म फैक्टर का त्रिभुजाकार तरंग का फॉर्म फैक्टर पूछा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिक्स आंकड़ा है। त्रिभुजाकार वेव होती है, ट्राइंगल वेव होती है, उसका फॉर्म फैक्टर 1.15 होता है दोस्तों, ठीक है। और पूछ ले अपने के लिए फुल वेव, या पूछ ले अपनी साइन वेव, साइन वेव के लिए, या पूछ ले फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है दोस्तों? तो आप 1.11 कर सकते हो, बिल्कुल राइट आंसर होगा। साइन वेव और फुल वेव के लिए 1.11 होता है। और देखो 1.57 ये कितना 57 ये किसका होगा? ये हाफ वेव का होता है दोस्तों। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर का मान होता है कितना? 1.57, ठीक है। और एक बात नोट डाल के लिख लो दोस्तों, क्या लिखनी है वो नोट डाल के, नोट नंबर लिख लो कि एक वर्गाकार तरंग के अंदर, एक वर्गाकार तरंग के अंदर दोस्तों, एक वर्गाकार तरंग के अंदर फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर नहीं, हाँ, एक वर्गाकार तरंग के अंदर क्या होता है? RMS मान या प्रभावी मान या मध्य मान, औसत मान हमेशा बराबर होते हैं। इनकी वैल्यू हमेशा बराबर ही होती है। कौन सी तरंग के अंदर? अब देखो एग्जाम के अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चन इस लाइन के अंदर बन चुके हैं। अब इससे भी दे चुका है एग्जामिनर की कौन सी वेव के अंदर RMS मान या औसत मान बराबर होते हैं। वेव दे दी अपने को त्रिभुजाकार, साइन वेव, वर्गाकार, सात उठ वेव या वर्गाकार तरंग। तो अपने कौन सा राइट आंसर करना है? वर्गाकार तरंग। और तरंग देखकर मान पूछ सकता है कि कौन से मान बराबर होते हैं, ठीक है। फॉर्म फैक्टर या पीक फैक्टर या औसत मान या RMS मान या RMS मान बराबर औसत मान। तो कौन सा करना है? RMS मान, औसत मान एक वर्गाकार तरंग के अंदर बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है। अब वाले क्वेश्चन के अंदर जो राइट आंसर करेंगे वो भी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो धारा परिवर्तनों का विरोध करता है, धारा का विरोध नहीं दोस्तों, धारा परिवर्तन होता है, धारा परिवर्तनों का जो विरोध करता है उस गुण को क्या कहते हैं? ये धारा का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसका जो विरोध करता है, इसका जो विरोध करता है उस गुण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उस गुण को इंडक्टेंस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस कहते हैं। ए नंबर इज राइट आंसर। अब देखो करंट ना देकर अपने को यहाँ दे दे दोस्तों वोल्टेज, फिर क्या करोगे? वोल्टेज परिवर्तनों का जो विरोध करता है उस गुण को क्या कहते हैं? फिर उस गुण को कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस कहते हैं जो वोल्टेज गुणों के परिवर्तनों का विरोध करता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है? इंडक्टर के अंदर बनता है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ के जाइए ये क्वेश्चन, बाकी मैं बता दूंगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण सब कुछ ये प्रक्रियाएं इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर युग्मन गुणांक का प्रतीक होता है के दोस्तों, ठीक है, का मान क्या है? 0। के बराबर 0 लिख दिया मैंने। ये क्या दिखा रहा है कि अगर युग्मन गुणांक के का मान 0 है तो उस समय दो कॉइल के बीच कैसी कपलिंग होगी? ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है नो इंडक्टिव कपलिंग, परफेक्ट कपलिंग, टाइटली कपलिंग या लूजली कपलिंग हो। ढीली कपलिंग होगी या टाइट होगी या एकदम सही परफेक्ट होगी या किसी प्रकार की कोई कपलिंग नहीं होगी। तो दोस्तों अगर के का मान 0 है दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, अब इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। के का मान 0 हो उस समय अपने को राइट आंसर क्या करना होगा? नो इंडक्टिव कपलिंग। ठीक है, कौन सा? नो इंडक्टिव कपलिंग। अगर युग्मन गुणांक का मान 0 होता है तो उस समय दो कॉइलों को बीच के अंदर किसी भी प्रकार की कपलिंग नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कपलिंग नहीं होती है, इसीलिए अपने इसको बोलते हैं नो इंडक्टिव कपलिंग। अगर पूछ ले अपने को के का मान इकाई हो, जब के का मान इकाई हो जब कौन सी कपलिंग होगी? तो दोस्तों के का मान इकाई होते ही आप परफेक्ट कपलिंग की तरफ जाओगे। ठीक है, कौन सी कपलिंग के जाओ? परफेक्ट कपलिंग के जाओ की तरफ जाओगे अगर के का मान 1 दिया हुआ है तो। ठीक है, और पूछ ले अपने को कि के का मान 0.5 से अधिक है, 0.5 से अधिक है, उस समय अपने राइट आंसर क्या करोगे? टाइटली कपलिंग है। ठीक है, 0.5 से अधिक है टाइटली कपलिंग, 0.5 से कम है, 0.5 से लिख देता हूँ, 0.5 से कम है उस टाइम कौन सी कपलिंग होगी? लूजली कपलिंग होगी दोस्तों। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा अगर 0.5 से कम दिया हो युग्मन गुणांक का मान। अभी के लिए अपने ए नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है ना। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर। बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवाया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। कह रहा है कि किसी वोल्टेज मैग्निफिकेशन परिपथ के अंदर, कौन सा परिपथ है? वोल्टेज मैग्नेशिक परिपथ में अगर रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति है तो उस समय पावर फैक्टर कैसा होगा? लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, जीरो होगा, ये यूनिटी होगा। अब देखो, लगाओ आपका माइंड कि वोल्टेज मैग्निफिकेशन परिपथ में अंदर कैसा पावर फैक्टर हो सकता है? लगाओ दिमाग। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? जल्दी जल्दी लगाओ, क्या होगा? लगा लिया? चलो मैं बताता हूँ। अब देखो, वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है, ये कौन सा परिपथ होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं, अब आ गया, श्रेणी रेजोनेंस अनुनाद परिपथ। क्या होता है? सीरीज अनुनाद परिपथ का अन्य नाम होता है वोल्टेज मैग्निफिकेशन परिपथ। वोल्टेज मैग्निफिकेशन परिपथ का अन्य नाम होता है सीरीज अनुनाद परिपथ। ठीक है, ठीक है, ये आगे समझ में, ये क्या है? सीरीज अनुनाद ही परिपथ के अंदर अपने को पूछ रहा है। अब देखो, अब आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अनुनाद परिपथ कब होता है आपको पता है? जब एक्स एल का मान एक्स सी के मान बराबर आ जाए। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान के बराबर आ जाए या आर बराबर जेड आ जाए। ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो सीरीज अनुनाद के अंदर क्या होता है? जेड का मान कम होता है। ठीक है, इम्पीडेंस का मान कम होता है या प्रतिबाधा का मान कम होता है, इसीलिए जो इसमें धारा चलती है वो अधिकतम होती है। किसके कारण? धारा अधिकतम किसके कारण होती है? इस परिपथ के अंदर, सीरीज के अंदर जेड के कारण होती है दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक ग्राफ बनता है, ग्राफ की सहायता से मैं समझाऊंगा आपको इसके अंदर कि इसके अंदर पावर फैक्टर कैसा होता है। देखो बड़ा सारा ग्राफ बना लेते हैं ना इसको। देखो 1 मिनट वीडियो को रोक देता हूँ, मैं फिर बनाता हूँ। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्राफ होता है वो धारा एवं फ्रिक्वेंसी के मध्य बनता है सीरीज अनुनाद। ठीक है, आप देखते रहना, 2 की स्पीड में देख लेना। और यहाँ पे होती है दोस्तों एफ आर, जिसको बोलते हैं अपने रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और अब देखो ये फ्रिक्वेंसी है ना, फुल फ्रिक्वेंसी है ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है। अब इधर क्या हुआ है? इधर वाली कंडीशन पर क्या है? जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है?
रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ रहा है, एफ आर का मान बढ़ रहा है। और इधर वाली कंडीशन पे है, 1 मिनट इसको कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब वीडियो लंबी बनेगी पता ही है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, सेम ही लिख दो, कलर चेंज कर लेते, ग्रीन ही रखते हैं। इधर क्या है, इधर फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा है, इधर फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा है, बढ़ रहा है, और फ्रिक्वेंसी और एफ आर जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो कम है एफ से, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ बनता है कैसे, यहाँ पे होती है आई करंट होती है, यहाँ पे होती है करंट, और ये ग्राफ बनता है ऐसे, कैसे बनता है, ऐसे बनता है ये सीरीज अनुनाद के अंदर। आप देखते जाइए, सब कुछ समझा दूंगा मैं, एक बार वीडियो समझ में ना आए तो आप प्यूज करके देख सकते हैं पीछे भी। अब देखो यहाँ पे कौन सी क्या है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा है, किससे, सॉरी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा है सप्लाई फ्रिक्वेंसी से, अनुनादी आवृत्ति का मान ज़्यादा है सप्लाई आवृत्ति से। आगे समझ में। अब देखो, अब आपको पता है कि एक्स सी बराबर एक फॉर्मूला आपने लिखा था, क्या होता है कि 1 के अंदर 2πfc, और एक्स एल का मान ऐसे लिखा था आपने 2πfl, ठीक है, 2πfl, ये 2πfc। अब देखो कलर चेंज करता हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, सप्लाई आवृत्ति क्या है, अपने को क्या मिल रही है, कम मिल रही है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, सप्लाई क्या कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपने क्या सप्लाई कम हो रही है। सिंपल तरीका है याद करने के लिए, देखो सप्लाई कम हो रही है इसलिए क्या है, एक्स एल का मान बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी एक्स एल का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये दूसरों के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, क्या है व्युत्क्रमानुपाती। और इसमें आते हैं, एक्स एल में आते हैं तो क्या है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और एक्स एल क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। क्या है, फ्रिक्वेंसी घट रही है, यहाँ पे क्या है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी घट रही है ना। हाँ अब देखो सप्लाई फ्रिक्वेंसी घट रही है और ये भी घटेगा, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा सर्किट आएगा फिर, क्या बड़ा है, एक्स सी आएगा, एक्स सी बड़ा होगा और एक्स एल छोटा होगा, ठीक है। कौन सा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज़्यादा है, इसीलिए पावर फैक्टर क्या होगा, अग्रगामी होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, अग्रगामी लीडिंग होगा। कौन सी फ्रिक्वेंसी पे, अनुनादी आवृत्ति का मान ज़्यादा होगा, कौन सी, सप्लाई आवृत्ति से, ठीक है। इस समय पावर फैक्टर क्या लीडिंग होगा। और यहाँ पे अपने बात करते हैं, जो धारा होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है दोस्तों, क्या पे, यहाँ पे धारा मैक्सिमम होती है। उसके बाद अपनी बात करते हैं इसी तरह तो इधर वाली कंडीशन पे देखते हैं, कौन सी, इधर वाली कंडीशन पे अपने देखते हैं। अब देखो इधर पे क्या है, इधर क्या है, फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा हो रहा है, तो क्या लिखा था अपने फॉर्मूला, एक्स सी बराबर 1/2πfc, और एक्स एल बराबर 2πfl, ठीक है, 2πfc है ये। अब देखो क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, इस वाली कंडीशन पे फ्रिक्वेंसी का मान कम हो रहा है, फ्रिक्वेंसी का मान कम हो रहा है, फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। ये देखो जिस तरफ मुंह बड़ा होता है ना, इस तरफ फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा होता है एफ आर से, ठीक है। अब देखो फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा, एक्स आर का मान कम होगा, फ्रिक्वेंसी का मान ज़्यादा होगा, इसका मान बढ़ेगा, समानुपाती है, इसका मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा परिपथ आएगा फिर, यहाँ पे एक्स एल बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स एल बड़ा होगा। और जो समांतर होता है उसके अंदर कुछ वो इस तरह नहीं होता है, ठीक है, उसमें धाराओं के कारण होता है, इनकी जो धाराएं होती है उस तरह से होता है, ठीक है। और अब से देखो यहाँ पे अगर अग्रगामी है, यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर कैसा होता है, पश्चगामी। यहाँ पे कौन सा पावर फैक्टर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा पावर फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे पश्चगामी आ जाएगा, कौन सा, पश्चगामी पावर फैक्टर होगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अब अपने को लीडिंग कर देंगे, क्योंकि अपने को पूछा क्या है, रेजोनेंस आवृत्ति से कम आवृत्ति है, तो उस समय पावर फैक्टर लैगिंग हुआ। और यूनिटी कौन सा होगा, अनुनादी आवृत्ति पर, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति पर अपने ऐसे बनाया था ना, ये क्या है एफ आर, इस आवृत्ति पे क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है, ठीक है। और चलते हैं किसकी तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये कौन सा परिपथ प्रतिरोधीय परिपथ होता है। और अनुनादी आवर्ती पे क्या होता है, एक्सएल का मान एक्ससी के मान के बराबर होता है, ठीक है। अनुनादी आवर्ती पे याद रख लेना। और देखो अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा हो गया था ना वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको 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 हटाते हैं। हाँ, अब देखो बोल रहे हैं न्यूक्लियर शक्ति षड्यंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ग्रेफाइट तथा बोरोलियम, बेरेलियम, ग्रेफाइट तथा कैडमियम, बेरेलियम तथा बोरोन, कैडमियम तथा बोरोन। तो दोस्तों कौन सा आंसर करना अपने को, लगाओ दिमाग। कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है, कैडमियम तथा बोरोन की, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। और अपने को पूछ ले दोस्तों मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेटर का प्रयोग में किसका प्रयोग किया जाता है, के रूप में, इसका मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट तथा बेरेलियम धातु का उपयोग करते हैं। और कंट्रोल रोड कैडमियम तथा बोरोन की बनी होती है। डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे। और देखो ये देखो नया क्वेश्चन है आज का, कह रहा है कि 132 केवी की लाइन के लिए किस प्रकार के ACSR वायर का उपयोग किया जाता है। ACSR की फुल फॉर्म तो पता ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है। कौन सी, 132 केवी, मुझ ACSR, जेब्रा ACSR, पैंथर ACSR, डॉग ACSR। तो कौन से करते हैं, 132 केवी के लिए पैंथर वाली, ठीक है दोस्तों। कौन सी, पैंथर वाली ACSR। मुझ के लिए, फिर मुझ के लिए क्या आएगा, 400 केवी के लिए, 400 केवी की जो लाइन होती है उसके लिए मुझ ACSR का उपयोग करते हैं। और 200 केवी की जो लाइन होती है उसके लिए जेब्रा ACSR का प्रयोग करते हैं। और 66 केवी की जो लाइन होती है उसके लिए डॉग, या इसको बोलते हैं कुत्ता, ACSR। डॉग मीन्स कुत्ता ही होता है ना। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स वायर का उपयोग किया जाता है 66 केवी की लाइन के लिए। अब के लिए पैंथर आंसर कर देंगे, सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस विद्युत रोधन का उपयोग लाइन में तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। पिन इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर, डिस्क इंसुलेटर का अन्य नाम होता है सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक है। सेक्कल इंसुलेटर और विकृति टाइप इंसुलेटर, ठीक है। इसका एक विकृति टाइप इंसुलेटर है, इसका एक अन्य नाम होता है दोस्तों स्ट्रेन इंसुलेटर। क्या होता है, स्ट्रेन विद्युत रोधक। तनाव को कम करना है इसीलिए अपने विकृति टाइप इंसुलेटर का उपयोग करते हैं दोस्तों। कौन सा, विकृति टाइप। किसको कम करना है, तनाव को कम करना है। अब देखो एक ऑप्शन बताऊंगा आपसे, मैंने वादे किया है। देखो पहला पॉइंट पिन इंसुलेटर का ये लिख लो कि इसका यूज होता है वो कहाँ करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। वितरण प्रणाली के अंदर, वितरण प्रणाली के अंदर पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ना पिन इंसुलेटर, तो सबकी सिंपल सा होता है पिन इंसुलेटर, सभी ने देखा होगा। और उसके बाद देखो सुरक्षा, इसका एक अन्य और टॉपिक मेरे को मिला था, कहीं से ढूंढा था मैंने। इसका जो सुरक्षा गुणांक होता है, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर होता है दो, वो कितना होता है, 10 होता है दोस्तों। कितना होता है, 10 होता है सेफ्ट पिन इंसुलेटर का। और कुछ बातें जो इसकी बताना चाहूँगा। डिस्क इसको बोलते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। और इसका प्रयोग अपने करते हैं कहाँ के लिए, हाई वोल्टेज लाइन के अंदर, हाई वोल्टेज लाइन के अंदर अपने इसका प्रयोग में लेते हैं। और इसकी जो एक डिस्क होती है वो कितने केवी को सहन कर सकती है, 11 केवी के लिए डिजाइन की जाती है एक डिस्क। अब बेसिकली अपने थ्योरेटिकल अपने पूछते हैं तो 11 केवी होता है, प्रैक्टिकली मैंने इसको 13.2 केवी तक सहन करते हुए देखा है दोस्तों, ठीक है। इसकी एक डिस्क को मैंने 13.2 केवी तक सहन करते हुए देखा है। और प्रैक्टिकली अपने कितने पड़ते हैं, 11 केवी तक इसकी एक डिस्क अपने लगाते हैं, ठीक है। 11 के लिए एक डिस्क लगती है, तो 10 डिस्क के लिए अपने आप गणना कर लो, 10 डिस्क लगाएंगे। इसीलिए ये सबसे बड़े अपने हाई वोल्टेज स्केल पर अपने प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। सेक्कल इंसुलेटर कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सेक्कल इंसुलेटर का जो उपयोग होता है अपने, इसको अपने कहाँ प्रयोग में कहते हैं, 11 केवी से कम की लाइनों में, 11 केवी से कम की लाइनों में इसका उपयोग में लेते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ओवरहेड लाइनों के लिए। ओवरहेड लाइनों को प्रारंभ व अंत में, प्रारंभ करने के लिए, अंत करने के लिए, वह मोड में, कहीं पे मोड आ गया सेक्कल इंसुलेटर लगा दिया। और तारों को बांधने के लिए भी सेक्कल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। तनाव को कम करने के लिए विकृति टाइप स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन था क्या, बताना कमेंट करके। और जिसको वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दें। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्दियों के दिनों में चालक तार की तनन सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य खालिस्तान जाती है और जिससे झोल है वो हो जाती है। तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है, झोल ज़्यादा हो जाती है। तनन सामर्थ्य घट जाती है, झोल ज़्यादा हो जाती है। तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है, झोल कम हो जाती है। तनन सामर्थ्य घट जाती है और झोल कम हो जाती है। अब देखो किसके दिनों में बात कर रहा है, सर्दियों के दिनों में। तो सर्दियों के दिनों में जो वायर है उसकी आपको सीधी सी बेसिकली बातें याद रखनी है। वायर की जो तनन सामर्थ्य है वो क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है और झोल क्या होती है, कम हो जाती है। देखो आपने देखा होगा ये कोई पोल है, दरअसल ये पोल है और यहाँ पे फेज और न्यूट्रल जा रहे हैं। तो देखो गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा कि तारें यहाँ से लमक कर यहाँ तक आ जाती है, इसको बोलते हैं सैग। क्या बोलते हैं, या झोल बोल लो या सैग बोल लो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये होता है गर्मियों के अंदर ये तारें ज़्यादा नीचे आ जाती है। ठीक है, किसके कारण, गर्मी के कारण। आपको पता है गर्मी होती है जब तारें की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अपने बोल सकते हैं झोल वो बढ़ जाती है। और सर्दियों के मौसम में वहीं अपनी बात करें तो ये क्या है, एकदम टाइट हो जाती है। ठीक है, इसलिए अपने बोलते हैं कि तन्य समर्थ है सर्दियों के दिनों में बढ़ जाता है, इसीलिए झोल है क्या कम हो जाती है। अब पूछ ले अपने को गर्मियों के दिनों में, तो 10 इसका उल्टा कर देना। ठीक है, झोल क्या ज़्यादा हो जाती है और तनन सामर्थ्य घट जाती है किसी वायर की। ठीक है, और सैग का अपने बात करें, एक सैग को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, WL² अपॉन के अंदर 8T होता है। ठीक है, WL² अपॉन के अंदर 8T होता है। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जाना चाहो तो इसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, थ्योरेटिकल आपने पढ़ा होगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। कह रहा है निम्न में से कौन सा ब्रेड टोस्टिंग जोन तापमान है, कौन सा ब्रेड टोस्टिंग तापमान है, तो कौन सा होगा। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है 975, 400, 260, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा है, ब्रेड टोस्टिंग जोन जो तापमान होता है 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसलिए 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि गीजर के बाह्य आवरण तथा आंतरिक टंकी के मध्य किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, वायु, माइका, ग्लास वूल या एस्बेस्टस। ठीक है, तो कौन सी उपयोग करते हैं हमने, ग्लास वूल का। गीजर के बाह्य आवरण तथा आंतरिक टंकी के मध्य किस धातु का उपयोग करते हैं, ग्लास वूल का करते हैं दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 को ले लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ, जो कि मीटर के अंदर होती है, वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, लाल रंग, बैंगनी। इसके अंदर दोस्तों हरा और पीला, इसके अंदर दो प्रकार के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी, ये वेवलेंथ वाले में ये दरअसल प्रदीप्ति चैप्टर के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है उससे होता है। ठीक है, सूर्य के अंदर कितने रंग होते हैं आपको पता है, 7 रंग होते हैं सूर्य के अंदर। तो बात कर लें अपने उसकी, देखो इसको एक ट्रिक याद होती है अपने को, याद करने के लिए क्या होती है, विब गोर। ठीक है, विब गोर होती है दोस्तों। अब देखो अपने क्या करते हैं, इतना याद किया और एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि सूर्य का जो रंग होता है वो बीच का रंग कौन सा होता है। तो आपने क्या किया, 1 2 3 ग्रीन हरा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हरा नहीं होता है दोस्तों, पीला होता है। कौन सा होता है, सूर्य का जो बीच का रंग, मध्य का रंग होता है वो पीला होता है, मीडियम। ठीक है, अपने को अब देखो विब गोर याद कर लिया। अपने को क्या करना है, इस तरफ क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य का मान इस तरफ बढ़ता जाता है। सबसे कम किसकी होती है, V की होती है, और सबसे ज़्यादा R की होती है। ठीक है, और इस तरफ क्या है, फ्रिक्वेंसी का मान घटता जाता है। फ्रिक्वेंसी का सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इस रंग की होगी, सबसे ज़्यादा इस रंग की होगी, और सबसे कम इस रंग की होगी। विब गोर रेड रंग की सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और अब पूछा है कौन सा वेवलेंथ किसकी ज़्यादा, फिर R रंग की, R मतलब रेड, लाल रंग की सबसे ज़्यादा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, और उसके बाद देखो, और इंद्रधनुष का अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, सूर्य इंद्रधनुष में भी ये होता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और जिसको बोलते हैं
और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन, कैंडेला, लक्स एवं दोनों। अब देखो क्या है कि ये लुमन है, ये क्या है, लक्स है। जो तो क्या होती है लक्स बी, ए व बी दोनों ऑप्शन होंगे इसके, ठीक है। ए व बी कि इसकी कैंडेला और ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन इसकी क्या होती है, इकाइयाँ होती है ज्योति तीव्रता की। अपनी बात करें लक्स, तो ये दोस्तों किसकी होती है, प्रदीप्ति की होती है। किसकी होती है, प्रदीप्ति की होती है। और प्रदीप्ति की एक और होती है दोस्तों, कौन सी, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। प्रदीप्ति की एक लक्स होती है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, और ज्योति तीव्रता की ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन कैंडेला होती है। और एक बात याद रख लेना, लिख लेता हूँ मैं, एक बात अब मेरे को याद आ चुकी है कि आंकड़े दोस्तों याद रखा करो। ल्यूमन, एक ल्यूमन बराबर क्या होता है, 0.0016 वाट होता है दोस्तों। क्या होता है, इतना आंकड़ा कोई नहीं बताएगा आपको। एक ल्यूमन बराबर क्या होता है, 0.0016 वाट होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो। एक भूसंपन्न अर्थ वायर का प्रतिरोध का मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी की स्थिति पर, मिट्टी की आर्द्रता पर, नमी और मिट्टी के तापमान पर। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होने वाला है आपके हिसाब से? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मृदा की स्थिति पर निर्भर करता है, मृदा की आर्द्रता पर निर्भर करेगा, मृदा के तापमान पर निर्भर करेगा, ठीक है। क्या है, भूसंरक्षण अर्थवायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन सभी कारकों पे निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का होगा डी नंबर ऑप्शन सही। देखो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। कह रहा है तापक्रम के आधार पर वर्ग वाई के अंदर आने वाला एक कुचालक पदार्थ निम्न है। फाइबर, अब्रक, चीनी, मिट्टी। अब तक अपने पढ़ा था कौन सा, इनकी जो वर्ग एम्पलीफायर, ये जो एक सारणी टेबल अपने याद की थी ओनली फॉर, क्या किया था अपने, इसका अपने टेम्परेचर याद किया था, ठीक है। क्या किया था अपने, वाई ए ई बी एफ एच सी, ठीक है। आपने क्या किया था, इसका टेम्परेचर याद किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया। अब देखो एग्जामिनर क्या करने लग गया, टेम्परेचर ना पूछकर इसके अंदर आने वाली जो कुचालक पदार्थ है वो पूछने लग गया, ठीक है। तो अपने को डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो वाई के अंदर आने वाला कुचालक पदार्थ मैं आपको बताना चाहूँगा सूत है दोस्तों, ठीक है। क्यों सूत है, क्योंकि अंदर जो फाइबर होता है दोस्तों, ये कौन सी आता है, ये वर्ग बी, क्लास बी के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। कौन सा, बी के अंदर आता है, जिसका टेम्परेचर होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है दोस्तों, ये कितना, 130 डिग्री के अंदर। और अभ्रक दोस्तों जो आता है ये क्लास एफ प्रकार के अंदर आता है, जिसका जो सुरक्षित तापमान होता है दोस्तों 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और चीनी मिट्टी की अपनी बात करें तो ये दोस्तों धातु होती है, धातु नहीं सॉरी, चीनी मिट्टी के अंदर बात करें तो ये क्या, उनसे क्लास सी, वर्ग क्लास सी के अंदर ये आती है, अंतर्गत आती है, जिसका टेम्परेचर होता है दोस्तों 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अन्य बात करें अपने, एक तो इसके अंदर सूत आ गया, एक इसके अंदर क्या आ गया, सूत आ गया, ठीक है। वाई के अंदर और भी आते हैं, और क्या होता है इसके अंदर, रेशम भी। और अपनी बात करें सामान्य कागज होता है, कागज भी इसके अंदर ही आता है। कौन सा, वर्ग वाई के अंदर दोस्तों क्या आएगा, सूत, रेशम, सामान्य कागज भी इसके अंदर ही आता है, जिसका अधिकतम सुरक्षित तापमान अपनी बात करें तो कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई वो तो आपको याद होगी ना सारनी, वर्ग वाई के लिए कितना होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो बताने की लोड नहीं है। और बात करें अपने, हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नरम सोल्डर का प्रयोग करते समय, उपयोग कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्य करते समय टिन व लेड का मिश्रण का अनुपात कितना रखा जाता है, कितना रखा जाता है दोस्तों, कितना कर रहा है ये कर रहा है 63% तो टिन का और 37% लेड का रखा जाता है। सी नंबर ऑप्शन 60-40, और बी सी नंबर ऑप्शन कह रहा है 67-33, 64-36। तो कितना होगा दोस्तों, कहाँ अपने वर्क में ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्य कर रहे हैं और नरम सोल्डर कर रहे हैं, ठीक है, नरम सोल्डर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए। तो कौन सा होगा दोस्तों, आपको याद रखना फिक्स आंकड़ा, ए नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का। नरम सोल्डर का प्रयोग करते समय इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में टिन व लेड का अनुपात 63
37 रखा जाता है। और इलेक्ट्रिक कार्य के लिए अपने पूछे तो 60-40 कर देना। क्या है ये, किसके लिए होता है, नरम सोल्डर करते समय टिन व लेड का अनुपात इलेक्ट्रिक कार्य के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक, इतना डीपली वैसे तो कोई नहीं जाता, मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक कार्य के लिए, इलेक्ट्रिक कार्य बेसिकली अपने तो सीधा ये लिख देते हैं 63 + 67 देखो ये कौन सा है, ये है 60 + 40 इलेक्ट्रिक कार्य के लिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए है दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 18 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ब्रेजिंग, दोस्तों ब्रेजिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग ये एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, इसके अंदर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप पढ़ के जरूर जाना। कह रहा है कि ब्रेजिंग करने के लिए उपयोग होने वाली फिलर धातु को कहा जाता है स्पेल्टर, सुहागा, समांगी, विषमांगी। तो क्या कहते हैं फिलर धातु को, वो दरअसल ब्रेजिंग अपने करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक ब्रेजिंग होती है, इसमें क्या ये इस किस लिए करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों ये एक सोल्डर से मजबूत होता है, ठीक है। अपने सोल्डरिंग कर दी, सोल्डरिंग से क्या होता है टूट जाता है, लेकिन ब्रेजिंग से नहीं टूट जाता है, एक मजबूत होता है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग अपेक्षा अपने करें सोल्डरिंग से, तो ये क्या होता है मजबूत होता है, और ये टिकाऊ होता है, ज़्यादा समय तक टिकाऊ होता है, ज़्यादा समय तक चलने वाला है ब्रेजिंग, ठीक है। किसकी किसकी तुलना में अपने बात करें, सोल्डरिंग की तुलना में अपने बात करते हैं तो दोस्तों, ठीक है। और इसके बात करता हूँ अपने, इसमें ये ब्रेजिंग की किसकी सहायता से की जाती है, ये केवल एक पित्तल का टांका होता है दोस्तों। क्या होता है, एक पित्तल का टांका होता है जिसको एक ब्लो लैंप, अपने देखा होगा ना, ब्लो लैंप की सहायता से लगाया जाता है। आपने ब्लो लैंप नहीं देखा, आपने जब आईटी की थी प्रैक्टिकल लैब में, एक छोटे छोटे गैस के जैसे वो होते थे, स्टोप होते हैं ना, वैसे वो होता है ब्लो लैंप। पित्तल पित्तल की सहायता से एक पित्तल का टांका लगाया जाता है, किसकी सहायता से, ब्लो लैंप की सहायता से, जिसे ब्रेजिंग कहा जाता है आम भाषा के अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फिलर धातु का उपयोग करते हैं, ब्रेजिंग के अंदर फिलर धातु का उपयोग करते हैं, उसे अपने बोलते हैं ब्रेजिंग एलोय। ब्रेजिंग एलोय दोस्तों एक एक मिश्र धातु होती है, वो क्या होती है, एक दोस्तों मिश्र धातु होती है, जिसे स्पेल्टर बोलते हैं, स्पेल्टर, ये याद रख लेना, स्पेल्टर बोलते हैं, फिलर धातु को स्पेल्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये मिश्र धातु होती है, जिसको अपने क्या करते हैं, जिसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करके उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, यहाँ जोड़ा जाता है, अधिक उपयोग में करके गर्म करके जोड़ा जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ब्रेजिंग करने के लिए उपयोग होने वाली फिलर धातु को खालिस्तान कहा जाता है, स्पेल्टर कहते हैं। वो दोस्तों ब्रेजिंग का एलॉय मिश्र धातु होती है, जिसे 450 डिग्री सेंटीग्रेड से भी उच्च तापमान पर क्या करता है, गर्म करके लगाया जाता है। इतना तापमान अपने को चाहिए अगर अपने ब्रेजिंग करते हैं तो, ठीक है। आपको पता है ब्लो लैंप की सहायता से लगता है, एक पित्तल का टांका होता है दोस्तों, ठीक है। और सुहागा, सुहागा की अपने बात करें तो दोस्तों ये एक बोरेक्स, अपने इसको बोल सकते हैं, क्या होता है बोरेक्स, आम भाषा में बोरेक्स है ना। अब देखो बोरेक्स ये एक फ्लक्स होता है दोस्तों, दरअसल तो ये एक फ्लक्स होता है, क्या होता है बोरेक्स एक फ्लक्स होता है, जिसे क्या करते हैं, जिसे आभूषण, जिसे अब गहने वगैरह बनाते हैं ना, गहने आभूषण लिख लो, आभूषण निर्माण के दौरान, अगर निर्माण के दौरान क्या करते हैं, ब्रेजिंग विधि द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ये क्या क्या प्रयोग में लाया जाता है, सुहागा। अब देख लो दोबारा लाइन सुन लो, एक सुहागा फ्लक्स होता है, जिसे आभूषण निर्माण के दौरान ब्रेजिंग विधि से प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, जिसे बोरेक्स भी अपनी आम भाषा में बोल सकते हैं। और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है समांगी और विषमांगी। दरअसल ये दोनों क्या होती है, ये वेल्डिंग के प्रकार होती है दोस्तों, क्या होते हैं, वेल्डिंग के प्रकार होते हैं। समांगी और विषमांगी किसके आधार पर, धातु के आधार पर इसके इसके टाइप होते हैं, वेल्डिंग के प्रकार होते हैं समांगी और विषमांगी, और मेटल के आधार पर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलर धातु क्या होती है, स्पेल्टर होती है, ठीक है। आज देखो कितने क्वेश्चन है और कितना टाइम हो गया, वीडियो लंबी होगी ना, 44 मिनट की क्वेश्चन है, MCQ भी होगी। और देखो ये क्वेश्चन तो मैं आपको समझाऊंगा, नहीं 1 घंटे की वीडियो बन जाए पूरी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इतनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, इतनी बार हुआ है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी DC सीरीज मोटर ब्लॉक गुण भार अभिलक्षण के अंतर्गत संतृप्त बिंदु सैचुरेट पॉइंट है, जो सैचुरेट पॉइंट से पूर्व
सेंचुरोइड पॉइंट से पूर्व, इस बात को गौर करना। क्या कह रहा है इस, क्या कह रहा है, एक डीसी सीरीज मोटर है, संतृप्त बिंदु से पूर्व टोरक तथा आर्मेचर धारा के साथ कैसा संबंध बनाता है? वर्ग के अनुक्रमणुपाती, अनुक्रमणुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमणुपाती, व्युत्क्रमणुपाती। अनुक्रमणुपाती का मतलब होता है समानुपाती। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैं बता दूं एक ग्राफ के जरिए मैं इसको समझाना चाहूंगा। इसका जो ग्राफ बनता है डीसी सीरीज मोटर के अंदर, कौन सा, टोरक लोड अभिलक्षण, बला गुण भार, भार अभिलक्षण बोल सकते हैं या टोरक लोड अभिलक्षण बोल सकते हैं। ये दरअसल किसके मध्य बनता है? आर्मेचर धारा और टोरक के अंदर बनता है। देखो टोरक और आर्मेचर दे रखा है, आर्मेचर और टोरक के साथ कैसा संबंध बनाता है? दरअसल ये ऐसे होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे होता है संतृप्त बिंदु, क्या होता है यहाँ पे? सैचुरेट पॉइंट होता है। इसको अपने लिख देते हैं संतृप्त, संतृप्त बिंदु, संतृप्त बिंदु। तो संतृप्त बिंदु का क्या मतलब होता है? यहाँ पे डीसी मोटर के जो फील्ड है वो सेंचुरेट हो जाते हैं। संतृप्त बिंदु पे क्या होते हैं? डीसी मोटर के जो फील्ड पोल होते हैं वो क्या होता है? संतृप्त हो जाते हैं या सेंचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जब फील्ड पोल, जब डीसी सीरीज मोटर के फील्ड पोल क्या है? संतृप्त नहीं है, सेंचुरेट नहीं है। मतलब कि सेंचुरेट का मतलब होता है वो एकदम से क्या है, एनर्जी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो क्या है, जिसमें टॉर्क होता है उस समय, जो उस मोटर का, सीरीज मोटर का अंदर टॉर्क होता है, जब फील्ड पोल सेचुरेट नहीं होते हैं उस समय टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और जब फील्ड पोल डीसी मोटर के क्या होता है, सेंचुरेट हो जाते हैं, तब उस समय जो मोटर का टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के सीधा समानुपाती हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? सीधा समानुपाती हो जाता है। मतलब वो क्या वर्ग हट जाता है, सीधा समानुपाती हो जाता है। ठीक है, देखो फिर एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाए तो। देखो, जो मोटर का बला गुण टॉर्क भार लोड अभिलक्षण बनता है वो टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच बनता है। ठीक है, और जो ये टॉर्क होता है दोस्तों, ये ऐसे बढ़ती है ऐसी लाइन, और यहाँ पे अपने को लिख लिया फील्ड संतृप्त बिंदु, यहाँ अपने बोलते हैं फील्ड पोल यहाँ पे सेंचुरेट हो रहे हैं। ठीक है, जब तक डीसी मोटर के फील्ड सेंचुरेट नहीं होंगे तब तक टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर का वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, और जब डीसी मोटर सीरीज के जो फील्ड पोल है वो सेंचुरेट हो गए, ठीक है, तो उस समय जो मोटर का टॉर्क है वो आर्मेचर धारा के सीधे समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है? संतृप्त बिंदु से पूर्व, संतृप्त बिंदु से पूर्व, तो क्या कर देंगे? वर्ग के अनुक्रमानुपाती। क्या कर देंगे? वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अगर पूछ ले संतृप्त बिंदु के बाद तो क्या होगा? अनुक्रमानुपाती, सीधा वर्ग अनुक्रमानुपाती हो जाए। अब दरअसल अपने को पूछा है क्या है? संतृप्त बिंदु से पूर्व, यहाँ पे ये वाली कंडीशन अपने को पूछी है। कौन सी कंडीशन? ये वाली कंडीशन अपने को पूछ रखी है दोस्तों, इसलिए अपने ए नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन अपने को पूछता तो बी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें आप मेरे लिए। देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक श्रेणी मोटर की घूर्णन दिशा को उत्क्रमित किया जा सकता। उत्क्रमित का मतलब होता है रिवर्स। क्या होता है दोस्तों? रिवर्स। रिवर्स का मतलब मोटर क्या है? एक पहले दक्षिणावर्त, दक्षिणा, मोटर का मतलब क्या होता है? मोटर क्या है? पहले दक्षिणावर्त घूम रही है। ठीक है, अब अपने को उसको घुमाना, अपने को वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब अपने को एंटी क्लॉकवाइज अपने को घुमानी है। तो उस समय कौन सी कंडीशन अपने के लिए लागू करनी होगी? तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि सप्लाई के टर्मिनल बदलकर, कौन सी मोटर है? श्रेणी मोटर है, डीसी श्रेणी मोटर है, सीरीज मोटर है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है देखते हैं, पढ़ते हैं। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है फील्ड टर्मिनल बदलकर, और सी नंबर ऑप्शन कह रहा है आर्मेचर टर्मिनल बदलकर, और डी नंबर कह रहा है कि आर्मेचर व फील्ड दोनों बदलकर। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक श्रेणी मोटर की घूर्णन दिशा को हमेशा बदला जाता है। डीसी सीरीज मोटर की वो होता है आर्मेचर व दोनों के, या तो आर्मेचर के बदल लो या फील्ड के बदल लो। ये बी और सी की आपने की तरफ अपने नहीं जाएंगे, अपने जाएंगे दोस्तों
डी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे दोस्तों। कौन सी नंबर? डी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। या तो अपने आर्मेचर के बदल लो तो बदल सकती है, या अपने फील्ड के टर्मिनल बदल लो तो भी अपने बदल सकते हैं डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर का। हाँ दोस्तों, सप्लाई के टर्मिनल बदलने पे मोटर की रोटेटिंग जो डायरेक्शन है, घूमने की दिशा है, वो नहीं बदलेगी। ठीक है, सप्लाई की दिशा बदलने से मोटर की रोटेटिंग क्या है, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। अपने क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर की बदलनी पड़ेगी या फील्ड टर्मिनल की बदलनी पड़ेगी। दोनों में से एक को बदल दो। मोटर पहले एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब क्या है, क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्वाइल क्वाइल स्पैन फैक्टर का मात्रक क्या होता है। अब देखो नया नाम पढ़ लिया, क्वाइल स्पैन फैक्टर, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये क्या होता है, ये होता है पिच फैक्टर। क्या होता है? पिच फैक्टर होता है दोस्तों। क्या होता है? पिच फैक्टर इसको बोलते हैं। अब याद होगा, आ गया होगा पिच फैक्टर का मात्रक क्या होता है, याद है क्या? तो दोस्तों इसका कोई मात्रक नहीं होता है। पिच फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से मैंने बता दिए, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताने चाहूंगा। देखो क्या होता है, आपने एक लाइन पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि एक फुल पिच वाइंडिंग के लिए जो पिच फैक्टर होता है, फुल पिच वाइंडिंग के लिए पिच फैक्टर का मान सदैव इकाई होता है। क्यों होता है वो अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक बताना चाहूँगा, क्या कॉइल बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जिसको अपने आर्मेचर के अंदर डाला जाता है, कॉइल को अपने आर्मेचर के अंदर, ये है। ठीक है, तो इसको 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 ऐसे कर लेते हैं थोड़ा। ये क्या है, आर्मेचर के अंदर अपने कॉइल डालते हैं। ठीक है, ऐसे अपने को देखी होगी आपने। तो मैं आपको फिर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर दरअसल क्या होता है, वो यूं अपने आर्मेचर के अंदर वाइंडिंग करते हैं ना, स्टेटर के अंदर। इसको थोड़ी अच्छी तरीके से बना सकते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या होती है, अपने अपने आपने देखा होगा कि अपने जो घर की कूलर की फ्रिज है उसके अंदर अपने फ्रीजर की मोटर है, या अपने कूलर की कोई मोटर है, पंखे की कोई मोटर है, अगर अपने वाइंडिंग करने के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इस तरह की शेप बनाते हैं पहले वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, फिर प्रकार के खांचे के अंदर जो वाइंडिंग है वो डाली जाती है। देखो इसको बोलते हैं साइड, इसको बोलते हैं साइड वन, इसको बोलते हैं अपने साइड टू, और इसको बोलते हैं अपने एंड कनेक्शन। क्या बोलते हैं? एंड एंड कनेक्शन। ठीक है, और ये होता है, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 220 की दूरी है। ठीक है, 1 मिनट इसको अच्छी तरीके से बनाते हैं अपने, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। इसको यहाँ पे खींच देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। देखो ये होता है दोस्तों कॉइल स्पान। ठीक है, कॉइल की बीच की जो दूरी होती है, ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस रखनी है खांचों के बीच की। ठीक है, ये होता है कॉइल स्नैप। और देखो फुल पिच वाइंडिंग की जो परिभाषा आती है वो अपने लेते हैं कि फुल पिच वाइंडिंग किसे कहते हैं, कि किसी आर्मेचर कॉइल के अंदर ये साइड वन और साइड टू, इसको बोलते हैं पारवश वैसे तो। ठीक है, पारवश बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, साइड वन और साइड टू के अंदर अगर इनका जो एंड कनेक्शन, जो इसका जो यहाँ पे जो एंगल होता है, इस एंगल को अपने 180 डिग्री के एंगल पर अगर रखते हैं तो उस समय वो वाइंडिंग क्या कहलाती है, वो वाइंडिंग फुल फुल पिच
फुल पिच क्या कहलाती है? फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है दोस्तों। और फुल पिच वाइंडिंग का क्या होता है? फुल पिच वाइंडिंग का जो क्वाइल स्नैप फैक्टर या अपने बोल सकते हैं पिच फैक्टर का मान इकाई होता है दोस्तों। क्या होता है? इकाई होता है। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसके लिए डी नंबर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। दोबारा सुन लो, क्या होता है? ये क्या होता है? ये साइड वन, इधर वाली साइड वन, इधर वाली साइड टू, इसको बोलते हैं क्वाइल स्नैप, बीच का जो अंतर होता है। और देख लो, साइड वन और साइड टू के बीच की अगर अगर वो स्थापित की जाए, उसका एंगल अगर एंगल 180 डिग्री अपने रख दिया तो वो फुल पिच वाइंडिंग कहलाएगी। और फुल पिच वाइंडिंग का क्वाइल स्नैप फैक्टर या पिच फैक्टर का मान इकाई होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, आज 1 घंटे की क्लास पूरी करेंगे। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर में लोड बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है? दरअसल ये एक किसके अंदर बात कर रहा है? अल्टरनेटर के अंदर बात कर रहा है। ठीक है, अल्टरनेटर में लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर अगर लोड बढ़ रहा है, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर में लोड बढ़ने के साथ साथ कौन सा पावर फैक्टर है? लीडिंग है पावर फैक्टर है। लोड बढ़ रहा है तो साथ साथ क्या बढ़ेगा दोस्तों? कौन सा? लीडिंग है या लैगिंग है? तो लीडिंग के साथ क्या बढ़ता है? हमेशा वोल्टेज बढ़ती है। लीडिंग पावर फैक्टर पर लोड बढ़ने के साथ साथ एक अल्टरनेटर के अंदर दरअसल क्या बढ़ता है? वोल्टेज बढ़ेगी। अगर यही क्वेश्चन अपने को उल्टा पूछ ले, क्या पूछ ले अपने को? लीडिंग की जगह क्या पूछ ले? लैगिंग पूछ ले। क्या पूछ ले? एक मिनट, लैगिंग, पश्चगामी लिख लेते हैं दोस्तों, सिंपल सा है। पश्चगामी, पश्चगामी शक्ति गुणांक पर भार बढ़ने पर, भार बढ़ने पर निम्न में से क्या बढ़ता है या क्या घटता है? तो पश्चगामी पावर फैक्टर पर किसी अल्टरनेटर के अंदर अगर भार बढ़ा तो उस समय क्या होगा? जो वोल्टेज है अपनी, वोल्टेज दोस्तों क्या हो जाएगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? घटने, घटने लगती है दोस्तों। ठीक है, क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है। इसीलिए अपने बोलते हैं कि पश्चगामी वोल्टेज पर अपने को नहीं चलाना चाहिए क्या? अल्टरनेटर। ठीक है, वो अपने को लीडिंग पावर फैक्टर ही पे चलाना चाहिए ताकि ज़्यादा की ज़्यादा अपने को वोल्टेज मिल सके। और अब देखो, वोल्टेज पश्चगामी किस, इससे भी उल्टा भी आ सकता है कि किस पावर फैक्टर पे वोल्टेज है जो घटेगी। लोड बढ़ने के साथ किस पावर फैक्टर, एक अल्टरनेटर के अंदर 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि लीडिंग पावर फैक्टर पे लोड बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है? तो वोल्टेज बढ़ेगी। अब देखो, वो लोड, एक अल्टरनेटर में लोड बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज बढ़ती है। निम्न में से पावर फैक्टर ये होता है तब बढ़ती है। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है तब बढ़ती है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है तब बढ़ती है, या यूनिटी पावर फैक्टर होता है तब बढ़ती है, या या और भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, और भी ऑप्शन आ सकता है। तो कौन सा करेंगे? लीडिंग कर देंगे। अब देखो, दूसरा ये आ सकता है कि पश्चगामी, पश्चगामी पावर फैक्टर पर लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वोल्टेज घटेगी। और वोल्टेज लोड बढ़ने के साथ, किसी अल्टरनेटर में लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज घटने लगती है। इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन दे देंगे, आर्मेचर द्वारा, या बैक ईएमएफ, या कुछ और, या लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। तो अपने क्या कर देंगे? पश्चगामी पावर फैक्टर कर देंगे। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर के कारण क्या होती है? वोल्टेज वो घटने लग जाती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें यार। और आपके लिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने के लिए अंदर, आपको पता है ना। और देखो, 3 नंबर ये क्लास अपनी हो चुकी है। कौन सी है? 3 नंबर क्लास हो चुकी है। और पहले 2 है जो, अगर आप नए जुड़े हैं आप हमारे साथ, जो जाइए इसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी 1 नंबर और 2 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मैंने पूरे जो एक क्वेश्चन बता के पूरे मैंने 4 ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश की है। इसके अंदर ज़्यादा अपने को देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए जो B नंबर ऑप्शन इसको राइट कर दिया था अपने। B नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। वोल्टेज वो ज़्यादा बढ़ जाता है, सिंपल सी। अगर आप नए जुड़े हैं तो इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बहुत सारे MCQ डाले हुए हैं। इतने MCQ डाले हुए हैं कि देखो, आप एक दिन का आप पूरा निकल जाएगा MCQ पढ़ते हुए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे MCQ चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जाइए चैनल पर। और थ्योरी भी अपने, अगर आपने पढ़नी है तो थ्योरी भी पढ़ सकते हो। अगर आपने MCQ पढ़ने हैं तो MCQ पढ़ सकते हैं। लगभग 10 क्लासें तो
DRDO सेप्टम 10 की क्लासें वो पढ़ी है आपसे, उसमें इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं कि हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन उसी में से आता है लगभग, ठीक है। और उसके बाद यूपीपीसीएल की अपने बात करें तो यूपीपीसीएल के लिए ये सीरीज चला रखी है, बहुत बेहतरीन अच्छी सीरीज है ये। अगर आप जुड़े रहे इसी तरह तो हम आपके अगर आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो हम आपके लिए ज़रूर MCQ बहुत सारे चैनल पर अपलोड करवा देंगे। अगर आपका सपोर्ट ही चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहाँ तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक जो यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।